नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों दो तीन दिन पहले एक खबर आई। खबर थी कि यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सदर्न डिस्ट्रिक्ट जो न्यूयॉर्क सिटी में, उसने एक समन भेजा। समन किसको भेजा? समन भेजा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब को, एक्स रॉ चीफ सामंत गोयल साहब को। उसके अलावा दो और एक्यूज्ड उसी केस से रिलेटेड है, निखिल गुप्ता और विक्रम यादव। ये दो एक्यूज्ड है एक असैसिनेशन केस में, और इन सारे लोगों को यूएस कोर्ट ने समन भेजा है। अब मैं अभी तो इस केस के डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक बड़ी बात सामने उभर के आई है। अमेरिका अभी भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, भरपूर कोशिश कर रहा है। देखिए, अजीत डोभाल साहब कोई छोटे मोटे तो ऐसे इंसान नहीं है, ना हमारे रॉ चीफ। उनको समन भेजने की क्या जरूरत थी? वो भी केस के बारे में बताऊंगा, किसने क्या केस करा हुआ है क्या नहीं है, और उसका जो कितना वो है, केस का जो मेरिट है वो उस पर भी डिस्कस करेंगे वो, लेकिन बाद की बात है। अभी मुझे बात करनी है अमेरिका छटपटा क्यों रहा है और भारत के ऊपर इतना दबाव डाल क्यों रहा है। उसने क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं इन चंद दिनों में। मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है, शुरू से ले मैं एक क्रोनोलॉजी में मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या 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 हुआ है अमेरिका कल तक, या आज तक मैं बात कर सकता हूँ, आज तक क्या 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 हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ना मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे खुलासे करूंगा। आप जब मैं बताते जाऊंगा, आप सिर्फ कड़ियाँ जोड़ते जाइए, आपको पता चल जाएगा अमेरिका का एक कितना बड़ा सिनिस्टर डिज़ाइन है इन सारी भारत के ऊपर ये दबाव डालने में। कहानी शुरू होती है जब हमारे भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो कि लोकसभा में है, राहुल गांधी, वो गए अमेरिका। वो अमेरिका गए, वो पहुंचे यूनाइटेड स्टेट्स में सितंबर 8 तारीख को। सितंबर 8 तारीख को पहुंच के उनका जो कार्यक्रम था, जैसे कि उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से मिले, वो छात्रों से मिले, और यूएस कांग्रेस के जो है कांग्रेसमैन से मिले, जो पार्लियामेंट उनकी होती है उनके लोगों से मिले। उनका जो विजिट था, ये शुरू ही हुई, उनका पहला मीटिंग किनके साथ था? वो था एक मीटिंग हुआ था रेबर्न हाउस ऑफिस बिल्डिंग में। एक कांग्रेसमैन है, उनका नाम है ब्रैडली जेम्स शर्मन। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ये मीटिंग, और उस मीटिंग में कई लोग आए थे। मैं नाम गिना देता हूँ। नाम है जॉनथन जैक्सन, रो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, बाबरा ली, श्री थानेदार, जीसस जी गार्सिया, इल्हान ओमर, हैंक जॉनसन और जॉन स्काकोस्की, ये लोग थे। इनमें से इल्हान ओमर, जो कि एक सोमालिया की मूल की जो महिला है, वो यूएस की कांग्रेस वुमन है, उनके मेंबर है पार्लियामेंट में। ये सोमालिया छोड़ के भाग गई थी जब छोटी थी, क्योंकि ना सोमालिया में तो सिविल वॉर चल रहा है, तो उनको भगा दिया था मार के। ये कट्टर इस्लामिस्ट है। तो बेसिकली जो है ये एंटी इंडिया जो बोलते हैं ना, पूरा नैरेटिव चलाती है यूएस में बैठ के। ये एंटी इंडिया जो है रिजोल्यूशन अपने जो कांग्रेस में वो लाई थी, ये हिंदू फोबिया रिजोल्यूशंस लाई थी। ये फिर बोल रही है, हिमायत करती है कि इंडिपेंडेंट कश्मीर होना चाहिए। ये एक पाकिस्तान एजेंट आप बोल सकते हो, जो कि है वो। और एंटी इंडिया जो है एक प्रोपेगेंडा वो अमेरिका में बैठ के चलाती है। अब इवन 2022 में वो जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, भी वहाँ गई थी, और कई सारी वीडियोस और तस्वीरें तब भी पब्लिश हुई थी, और ये सारी चीज़ें करती है। फिर ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट जो कनाडा में मरा था, वो निज्जर, क्या नाम है उसका, हरदीप सिंह निज्जर या कुछ, तो उसको भी भारत से जोड़ के कहा कि भारत ने उसका असैसिनेशन करवाया, जो भी है, कुछ अज्ञात लोगों ने मारा है उसको, भारत पे ऊपर उसका भी टिकरा फोड़ रही थी। उसके अलावा, क्योंकि ना देखिए, पाकिस्तानी एजेंट है वो, तो पाकिस्तान ये सारी चीज़ें घटाता है और उसके एजेंट से बुलवाता है ये सारी चीज़ें। भारत
कि भारत को कैसे दोषी ठहराया जाए। और फिर और एक चीज़ है, उनको एक यूएस, वो एक कमेटी के मेंबर थे, यूएस हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, उससे उनको हटा दिया गया था पिछले साल, क्योंकि वो जो यहूदी है, यहूदी के खिलाफ बहुत सारी बातें की थी। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, एंटीसेमेटिक। उसको इतना किया था कि उन्होंने उस कमेटी से उनको निकाल दिया था। तो इस तरह की वो महिला है। और राहुल गांधी, देखिए वो जो जितने भी कांग्रेसमैन से मिले हैं राहुल गांधी, वो सारे इसी इल्हान उमर की सोच वाले लोग थे। जान के भी कि ये इल्हान उमर एंटी इंडिया है, फिर भी उन्होंने इन लोगों से मुलाकात की। उनका अगला मीटिंग फिर क्या हुआ था? उनका अगला मीटिंग जो था वो उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की थी। और किन से मिले थे? वो यूएस गवर्नमेंट के बड़े हाई ऑफिशियल्स से मिले थे, इंक्लूडिंग डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू एक रिजीम चेंज, तख्ता पलट का एक्सपर्ट है। अब डोनाल्ड लू से भी मुलाकात की उन्होंने। उस वक्त मुलाकात की, 2 दिन बाद डोनाल्ड लू भारत फिर बांग्लादेश होके उन्हें यूएस वापस जाना था। सिर्फ आप कड़ियाँ जोड़ते जाइए। ये डोनाल्ड लू जो हैं, अब उनसे मुलाकात हुई, मैं बताऊंगा आपको। तो यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का जो स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा कि देखिए जो बातें हुई हैं राहुल गांधी और हमारे यूएस ऑफिशियल्स के बीच, ये तो हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं। और फिर उन्होंने खासकर एक सेंटेंस कही, उन्होंने कहा वी डोंट हैव फर्दर कमेंट ऑन आवर प्राइवेट डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस। तो उनका ये कहना था स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन का कि ये जो प्राइवेट डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस हुई हैं राहुल गांधी और यूएस ऑफिशियल्स के बीच, हम इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन है और ये कहते हैं कि ये प्राइवेट डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस हैं। क्या कम्युनिकेशंस हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये डोनाल्ड लू बहुत ही खतरनाक आदमी है। ये मीटिंग राहुल गांधी का ख़त्म हो गया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ। फिर वो गए एक इवेंट अटेंड करने वहीं वाशिंगटन डीसी में। उन्होंने क्या कहा उस मीटिंग में, मैं कोट करता हूँ, फाइट इन इंडिया इज वेदर अ सिख विल बी अलाउड टू वेयर टर्बन एंड कड़ा गो टू गुरुद्वारा। उनका मतलब ये था कि भारत में सिख असुरक्षित है, ना वो पगड़ी पहन सकते हैं, ना कड़ा पहन सकते हैं, ना गुरुद्वारा जा सकते हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो भारत में ही रहता हूँ, इसीलिए मुझे तो नहीं पता। मैंने देखा हुआ है कि आराम से सिख हमारे भाई जो हैं आराम से घूम फिर सकते हैं, अपने पगड़ी पहन सकते हैं, कड़ा पहन सकते हैं, बंगला साहब गुरुद्वारा जा सकते हैं, ये तो आराम से जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों ये बात कही, अभी सुनिए आप। वहाँ पे बैठा है एक खालिस्तानी टेररिस्ट, वो उसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। वो को फाउंडर है सिख्स फॉर जस्टिस, एक एसोसिएशन का। उसने क्या किया, उसने राहुल गांधी ने जो बातें कही उसने उसको दोहराया और कहा, मैं जो बोल रहा था कि भारत में सिख जो है असुरक्षित है, राहुल गांधी ने उसको प्रमाण कर दिया और मेरी बातें सही हैं। ये जो टेररिस्ट है वो एक प्रोपागेंडा चलाता है और वो चाहता है कि एक खालिस्तान बनना चाहिए, भारत से एक टुकड़ा हो निकाल के, और उसके लिए वो रेफरेंडम भी चाहता है कि एक आम वोट हो, सिख क्या चाहते हैं उस हिसाब से एक अलग सा खालिस्तान बने। ये एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है। आगे चल के मैं इसके बारे में भी जिक्र करूँगा। फिर क्या हुआ, फिर राहुल गांधी जो हैं उनका जो यूएस का घूमना फिरना हो गया, फिर वो वापस भारत आ गए। सितंबर 12 तारीख को वो आए, शायद 8, 9, 10, 11 तारीख को भारत आ गए। 12 तारीख को हमारे यहाँ से अजीत डोभाल साहब वो गए रशिया। अजीत डोभाल साहब क्यों गए रशिया? वो गए रशिया क्योंकि ना एक एनएसए लेवल का, ब्रिक्स का जो एनएसए लेवल का एक मीटिंग था, लेकिन उसको अटेंड करने से पहले वो मिले व्लादिमीर
पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट से उन्होंने मुलाकात की। वो एक्चुअली एक प्लान लेके गए थे जो कि मोदी जी और उन्होंने बनाया है कि कैसे ये रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है वो ख़त्म हो सके। और पुतिन जो थे वो बहुत वो चाहते हैं कि भारत भी मध्यस्थता करे, ये जो जंग जो है चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच वो ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए ये प्लान जो है उन्होंने उस प्लान को उन्होंने बताया पुतिन साहब को। तो फिर वो मीटिंग हो गई, वो वापस आ गए। अब इससे मैं 2 हफ्ते पहले की बात मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सितंबर 3 तारीख की बात है। हमारे भारत में जो यूएस एम्बेसडर है उनका नाम है एरिक गारसेटी। उन्होंने क्या किया, वो गए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मिलने। उनके घर पे मीटिंग हुई, उन्होंने मुलाकात की, क्या बातें हुई हमें पता नहीं, लेकिन खड़गे साहब ने अब बहुत सारे तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, वो हमने देखी थी। उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली जो यूएस के डिप्लोमेट्स हैं वो गए जम्मू एंड कश्मीर गए। किनसे मुलाकात की, वो गए, वो गुपकार रेसिडेंस पे गए, वो गए, मुलाकात की उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब से मुलाकात हुई। ये देखिए, सिर्फ टाइमिंग देखिए, मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। असेंबली इलेक्शंस होने वाले थे जम्मू एंड कश्मीर में, वो गए। फिर क्या हुआ, कुछ यूएस डिप्लोमेट्स जो हैं, जैसे कि हैदराबाद के जो मिशन इंचार्ज है यूएस के, वो उन्होंने किनसे मुलाकात की, उन्होंने मुलाकात की AIMIM का जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी से। फिर उन्होंने मुलाकात की कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी से। देखिए, ये मुलाकातें अचानक से हुई है, ये आप मत सोचिए। ये जो है ये डेलिबरेट जानबूझ के ये मुलाकातें की गई हैं, क्योंकि ना जो जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हो रही हैं उसके भीतर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। मैं धीरे आगे चल के मैं इस पे भी चर्चा करूंगा कि क्या एग्जैक्टली है। उसके बाद क्या हुआ, सितंबर 12 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी सितंबर 12 नहीं, उसके बाद क्या हुआ, ये डोनाल्ड लू आने वाले थे भारत और बांग्लादेश जाने वाले थे। तो राहुल गांधी अमेरिका से वापस आने के बाद ही तुरंत 12 तारीख को या 12 या 13 तारीख को वो निकल पड़े डोनाल्ड लू। वो भारत आए, भारत से बांग्लादेश चले गए, किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। और ये डोनाल्ड लू जो है, इनका इतिहास मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये हमारे देश में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन हुआ करते थे कई वर्षों पहले। 2000 वो यहाँ पे बहुत सारे साल यहाँ पे बिताए हुए हैं, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 2010 से लेके 2012 के बीच वो थे। उससे पहले भी वो 1997 से लेके 2000 तक भारत में थे। तो उन्होंने ये जो डिप्लोमेट से जो मीटिंग, जो डिप्लोमेट्स ने जो जम्मू एंड कश्मीर के लीडर हो या हैदराबाद में ओवैसी साहब हो या रेवंत रेड्डी हो और चंद्रबाबू नायडू जी के साथ जो मीटिंग हुई है, इन सारी चीज़ों के सारी मीटिंग्स के पीछे ये डोनाल्ड लू का हाथ है। ये एक्चुअली क्या है, इसके बाद जब जयशंकर जी को डोनाल्ड लू जाने के बाद जयशंकर जी को पूछा गया था एक प्रेस वार्ता में, कहीं पे वो मीटिंग पे अटेंड करने गए थे नई दिल्ली में, उनको पूछा गया कि विदेशी जो डिप्लोमेट्स है जो कि नई दिल्ली में हैं, वो पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं कुछ अपोजिशन लीडर्स के साथ स्टेट्स में जाके। तो जयशंकर साहब ने एक डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक बात कही, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम इफ पीपल कॉमेंट अबाउट आवर पॉलिटिक्स, बट देन आई थिंक इन फेयरनेस दे शुड ऑल्सो बी रेडी टू हियर माई कॉमेंट्स अबाउट देयर पॉलिटिक्स। उन्होंने कही कि देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आके बात करे, किसी से मिले, कुछ करे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भी, मैं जो उनके पॉलिटिक्स के देश के पॉलिटिक्स के बारे में बताना चाहूँगा, उनको भी वो सुनना चाहिए। अब ये सितंबर 13 तारीख की बात है जो जयशंकर जी ने कहा। उसके बाद उसी सितंबर 13 तारीख को जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐलान किया कि देखिए, रशिया टुडे जो टीवी चैनल है,
वो अमेरिका के इलेक्शंस में इंटरफियर कर रहा है, हम उस पर सैंक्शंस लगा रहे हैं। बंद अमेरिका में नहीं है। और अमेरिका के साथ साथ दुनिया में जहाँ कहीं भी रशिया टुडे का ऑफिस है उस पर सैंक्शंस लगाई जा रही है। और रशिया टुडे का ऑफिस इंडिया में भी है, तो इंडिया को रशिया टुडे का ऑफिस बंद कर देनी चाहिए। भाई तुम बोलोगे हम बंद कर देंगे, कभी हुआ है क्या? क्या तोप चीज हो तुम लोग हो यार। इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे पास पैसा है, मतलब ये नहीं तुम किसी पे भी दबाव डाल सकते हो। इंडिया होल्ड्स एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और इंडिया बिलीव्स इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। हम ये करते आ रहे हैं। तुम लोग इतने हिमायती बने फिरते हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस के, अब किस बात का डर लग रहा है? रशिया टुडे अगर अमेरिका के भीतर अगर उसका टीवी शोज दिखाया जा रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम होनी ही होनी चाहिए। तुम्हारे देश में अगर इलेक्शंस इतनी फ्री एंड फेयर है तो इन्फ्लुएंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों दबाव डाल रहे हो इंडिया के ऊपर? इंडिया ने सरासर मना कर दिया इस बात को। इस बीच क्या हुआ, ये डोनाल्ड लू गया था आपका बांग्लादेश, ढाका से वो चुपके से निकल गया। ये सोमवार को निकला वो, और मंगलवार को ये जो यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, न्यूयॉर्क सिटी का साउथर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डोभाल साहब, गोयल साहब और दो एक्यूज्ड जो है निखिल और विक्रम, इन दोनों को समझ भेजी। देखिए दबाव जो है, जब चारों ओर से दरवाजे बंद हो गए, भारत के ऊपर कोई दबाव काम नहीं करा, तो ये बात हुई। अब केस किसने लगाया है? केस है ये जो आपका खालिस्तान का जो टेररिस्ट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसने केस लगाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डोभाल साहब, वो गोयल और दो एक्यूज्ड, जो कि एक तो चेक रिपब्लिक से वो लेके आए हैं छुप के कुछ करके एक्स्ट्राडाइट वगैरह। अरे क्या करते हैं अमेरिकन, उन्हीं को पता है। झोल भी बहुत ज़्यादा करते हैं वो, और कहानियाँ सुनाते हैं बहुत ज़्यादा। ये 5i एक है उनका, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। तो बेसिकली क्या है, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट करके डिक्लेयर किया हुआ है 2020 में। और ये पन्नू के अगेंस्ट जो है 22 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। 3 सेडेशन के केसेस हैं पंजाब में अक्टूबर 22 में। और एक बात है कि भारत ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करी थी, रिक्वेस्ट की थी इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए। उसके ऊपर इतने सारे टेरर चार्जेस हैं, मैं उसके भी बारे में जिक्र करूंगा। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, ये इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी की जाए, लेकिन हर बार दो बार किया है, दो बार इंटरपोल ने रिफ्यूज़ करा है। ग्राउंड क्या दिया है कि भाई इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अब इस पन्नू के खिलाफ जो है भारत के अंदर भी जो है ये NIA इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मैंने कहा भी है, UAPA के भी केसेस लगे हुए हैं। फिर US गवर्नमेंट को भी एक्स्ट्राडिशन के लिए बोला गया है, लेकिन पता नहीं US गवर्नमेंट उसको एक्स्ट्राडाइट भी क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए US से ऐसे भी पाकिस्तान से मिला हुआ है, और ये जो पन्नू जो है एक पाकिस्तानी एजेंट है। एक्चुअली में पन्नू का डुअल सिटीजनशिप है, वो कनाडा का भी सिटीज़न है, वो US का भी सिटीज़न है। उसका जो दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त कनाडा में, वो निज्जर, उसको किसी अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। पाकिस्तान वालों ने ही मरवाया होगा उसको, लेकिन बोल रहे हैं कि भारत ने मरवाया है। ट्रूडो जो है, ट्रूडो किसी भी तरह से भारत को फंसाओ, ये पाकिस्तान का एजेंडा है। ये पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का, तो पाकिस्तान ये करता है और ये कनाडा वाले खुश होते हैं, अमेरिका वाले खुश होते हैं। क्यों ना, भारत को कैसे हम अपने काबू में रख सकते हैं, ये अमेरिका का हर वक्त कोशिश रहता है। अब क्या हुआ ना, इस गुरपतवंत सिंह पन्नू ISI एजेंट कम अमेरिकन एजेंट, अब तो अमेरिकन एजेंट बन ही चुका है, क्योंकि उसने ये केस करा मंगलवार को,
अब क्या है टाइमिंग, भारत से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूएसए जाएंगे 21 तारीख को। वो जाएंगे, वो क्वाड समिट अटेंड करेंगे डेलावेयर में, जो कि जो बाइडेन का जो होम स्टेट है, वहाँ पे अटेंड करेंगे। फिर क्वाड समिट में और कौन, जापान के किशिदा आएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया के एल्बनीज़, वो प्राइम मिनिस्टर आएंगे, वो अटेंड करेंगे क्वाड समिट। क्वाड समिट अगले साल भारत होस्ट करने वाला है, ठीक है ना। अब ये सिनेरियो उन्होंने करा हुआ है। डोभाल साहब जाएंगे कि नहीं जाएंगे हमें अभी पता नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा, मोदी जी जो है वो भारतीय मूल के इंडियन डियास्पोरा के जो लोग वहाँ हैं, करीबन 25,000 लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद मोदी जी जाएंगे, एक स्पेशल वो होगा समिट ऑफ द फ्यूचर, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में समिट ऑफ द फ्यूचर, उसको वो संबोधित करेंगे। उसमें दुनिया के सारे ग्लोबल लीडर्स वहाँ मौजूद होंगे। उसके अलावा मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और शायद एलन मस्क उनसे मिल सकते हैं, वो आके मिल सकते हैं। तो ये सारी बातें होंगी। तो अब डोभाल साहब जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो पता नहीं, लेकिन अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि मोदी जी पे दबाव डाले कि मोदी जी उनके तरफ हो जाएं। अब देखिए, ये जो गुरपत्तन पन्नू जो है उसके अगेंस्ट जो है इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो है बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा उसने हमारे एम्बसीज़ के 2018 से लेके 2023 तक कनाडा में, यूके में और यूएसए में जलाना, वेबसाइट हैक करना वगैरह वगैरह सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था। इन सब चीज़ों को में पता है इनको, यूके को पता है, यूएस को पता है। देखिए एक बात, डोनाल्ड लू तख्ता पलट एक्सपर्ट, उसने इमरान खान का तख्ता पलट करवाया था। उसने फिर श्रीलंका में तख्ता पलट करवाया था। देखिए इमरान खान जो था, वो जब यूक्रेन और रशिया का वॉर शुरू हुआ, इमरान खान ने न्यूट्रलिटी मेंटेन की। उसने कहा कि मैं किसी की तरफ नहीं होऊंगा। तो इमीडिएटली डोनाल्ड लू ने अमेरिका, जो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है, उसको बोल दिया कि भाई किसी भी तरह इसको हटाओ कुर्सी से, वरना देखना हम क्या करेंगे तुम्हारे देश का। फिर इमीडिएटली उसके आर्मी ने इमरान खान की तख्ता पलट करके शहबाज शरीफ को बिठाया और इमरान खान को जेल में डाल दिया। उसी तरह से श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका में उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजपक्षे जो परिवार है वो चाइना और श्रीलंका जो चाइना से थोड़ा ज़्यादा घुल मिल रहा था, तो ये अमेरिका को भाता नहीं है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि देख बेटा मैं क्या करता हूँ, और इनको इकोनॉमिकली पूरा जो है क्रिपल कर दिया, पंगु कर दिया। तो इससे क्या हुआ, श्रीलंका बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आईएमएफ के पास जाना है, और आईएमएफ का जो चाबी है वो अमेरिका के पास है। तो उसी तरह से श्रीलंका अभी किसी तरह अपना जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वापस ला रहा है। तीसरा देश बांग्लादेश में क्या हुआ, अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड लू ने कहा कि अमेरिका को एक बेस चाहिए बांग्लादेश में। शेख हसीना ने मना कर दिया। 6 महीने के भीतर वो इलेक्शन जीत के आई, 6 महीने के भीतर उनका तख्ता पलट। भारत में वो कोशिश कर रहे थे तख्ता पलट करने की, फार्मर्स प्रोटेस्ट की, ये क्या वो क्या, फलाना किया, ढिमका किया। अभी जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए ये इलेक्शन से पहले इन लोकल नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। एक चीज़ देखिए, टाइमिंग देखिए, उनका एजेंट जो बैठा है अभी, तो शहबाज शरीफ उनका हिमायती, उनका जो है वो उनका एजेंट है, अमेरिका का एजेंट। क्यों ना इमरान खान को हटा के उसने उसको बिठाया है। अब वहाँ का डिफेंस मिनिस्टर जो है ख्वाजा आसिफ, उसने क्या कहा, उसने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बोल रहा है कि 370 और 35A जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको वापस लेके आएंगे, हम उसका समर्थन करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी जो प्लानिंग है बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन एक चीज़ है, कामयाबी नहीं मिल रहा है अमेरिका को। अब देखिए डोभाल साहब जो है प्लान लेके पहुंच गए, पुतिन साहब कैसे, रशिया यूक्रेन का वॉर ख़त्म हो, लेकिन यूक्रेन का जो है ज़ेलेंस्की जो है वो वॉर ख़त्म करना नहीं चाहता है। यार पैसे कमाने से, पैसा कमाना है यार, आपको अगर ध्यान है कि नहीं, आप फॉलो करते हैं कि नहीं है, ज़ेलेंस्की ने अपना पूरा कैबिनेट को बदल दिया है। जो कैबिनेट में जितने मंत्री थे उन सारे लोगों को बदल दिया है उन्होंने, और नए मंत्री बिठा दिए हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनके भीतर अनबन हो रहा है कि क्यों इतना लंबा खींच रहा है वॉर।
अब बाइडेन भी बोल रहे हैं कि नहीं, वॉर चलना चाहिए, मिसाइल सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद यूके के दबाव में आके, या यूके भेजना नहीं चाहता था, इसलिए अभी मिसाइल्स भेज नहीं रहे हैं। और पुतिन ने क्या कहा है? पुतिन ने अभी 2 दिन पहले उन्होंने कह दिया है कि मैं अभी एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने वाला हूँ। 30 साल बाद वो दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो वॉर है, अगर ये ख़त्म नहीं करेंगे वॉर को, ये भयानक रूप ले सकता है। कहीं हम वर्ल्ड वॉर के ओर तो नहीं गति कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो यूएसए, देखिए यूएसए का ये पन्नू को लेके, पन्नू एक वांटेड टेररिस्ट है इंडिया का, तो उसको अपने देश में पनाह दे के रखा हुआ है। हमारे देश से जितने भी क्रिमिनल्स हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हो या क्रिमिनल्स हो, ये कहाँ कहाँ इनको पनाह दिया गया है? यूके, फिर यूएसए, फिर जर्मनी और कई और अगर जगहों पे। बेसिकली इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, जैसे कि मैं अगर उदाहरण के तौर पे भी दूँ तो विजय माल्या बोलिए, नीरव मोदी बोलिए, ये सारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं ना, वो बैठे हुए हैं यूके में। वैसे ही खालिस्तानी टेररिस्ट्स कनाडा में हैं, यूएसए में हैं और जर्मनी में है और कई देशों में है यूरोप में। तो इसी तरह से वो पनाह दिए हुए हैं। तो इसीलिए उनका ये कहना है कि हम जिसे डिक्लेयर करते हैं टेररिस्ट, वो ही टेररिस्ट है और हमारे पास ही पावर है कि हम उन टेररिस्ट्स को ख़त्म करेंगे। उदाहरण के तौर पे उसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी, क्या किया उन्होंने? जब मन चाहा किसी के देश में घुस गए, बॉम्ब गिरा के चले आए, या उसको गोली मार के मार दिया, फिर उसकी डेड बॉडी लेके उठा के चले गए। तो यही करते हैं। और उनके कुछ छोटे मोटे टट्टू हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अभी तो नए नए बने हुए हैं, अभी बांग्लादेश बना हुआ है और एक, तो इसी तरह के से वो लोग अभी ये करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के साथ अमेरिका का बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अमेरिका, जब भारत रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया, तब अमेरिका ने बोला कि तुम रशिया से क्यों तेल खरीद रहे हो, तुम्हें तेल, बाद में बोल रहे हैं कि नहीं, हमने तो नहीं कहा। इसी तरह से ईरान के साथ हमारा जो है आपका पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ है, उससे भी उनको प्रॉब्लम है। हालांकि अभी ईरान कुछ अभी उनका जो खोमेनी जो है, वो कुछ और ही सुर में बात कर रहे हैं भारत के खिलाफ। और उनका देखिए, उनका ये कहना है कि अमेरिका और वेस्ट का नीति है कि वन वे ट्रैफिक, मतलब हम सिर्फ इस रास्ते से चल सकते हैं, आप लोग कोई इस रास्ते में आ नहीं सकते हो, सिर्फ हम चलेंगे, आप लोग कोई आगे से सामने से आ नहीं सकते हो हमारे तरह। और यूएसए और वेस्ट जो चाहेगा वो साउथ एशिया, उसको मानना ही चाहिए साउथ एशिया को, ये बात उनका कहना है। भारत का क्या है? भारत हर देश के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहता है। जैसे कि भारत चाइना के साथ भी अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहता है। अगर चाइना अपना जो बॉर्डर डिस्प्यूट है भारत के साथ, उसको अगर निपटा दे, तो और कुछ बचा ही नहीं, हमारे और चाइना के बीच कोई अनबन होने की गुंजाइश ही नहीं है। वो अगर लद्दाख से वापस ले ले, वो जो अक्षय चीन एरिया से वो वापस हट जाए और अरुणाचल क्लेम करना बंद कर दे, तो भारत और चाइना की दोस्ती जो है वो युगों युगों तक चलेगी। क्यों ना? देखिए, कल्चरली जो है हमारा और चाइना का बहुत मेल है। चाइना का जो ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे अगर आप लोग देखिए भी, रिलीजन जो है वो भी बहुत सिमिलैरिटी है हमारे यहाँ, उनके यहाँ जो ट्राइब्स वगैरह हैं। तो इस तरह से ये। और एक बात हुआ है, अभी रशियन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो आए थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान अभी जो है वो चाहता है ब्रिक्स ज्वाइन करना। क्यों ना? पाकिस्तान का अभी सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके हैं, तो वो चाहता है ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए। और किसी भी टाइम अगर ब्रिक्स ने उसको दे दी एक जगह, किसी भी टाइम वो यूएसए को डंप कर सकता है। वंस पाकिस्तान डंप्स यूएसए, तो यूएसए हैज़ नो मोर बेसेस इन साउथ एशिया। तो पाकिस्तान का खत्म, वो मिडिल ईस्ट तक सीमित रह जाएगा। और पाकिस्तान से आगे इस तरफ बिल्कुल ईस्ट तक, फार ईस्ट तक, कहीं पे कुछ एक्सेप्टिंग फिलीपींस में, वहाँ पे एक उनका बेस है, और कहीं पे कोई जगह नहीं है। और अगर अमेरिका इसी गति से भारत के खिलाफ करता रहा, तो भारत मजबूर होगा इन रास्तों पे जाने के। तो
आप ये यूएसए और वेस्ट को भी सोचना चाहिए कि भारत को प्रेशराइज करके कोई फ़ायदा नहीं है। भारत अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाता है, नॉन अलाइंड, हमारे सबके साथ जो दोस्ती है। हम देखिए, यूएसए नहीं चाहता एक मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब ये है कि यूएस नहीं चाहता है कि उसके सामने और कोई आके खड़ा हो, कि 2-3 देश और उसके बराबरी में खड़ा हो। ये उसकी कोशिश है और इसमें वो कामयाब नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ना यूएस के भीतर जो है ना, मतलब उसने आमंत्रण कर रखा है, ऐसे इमिग्रेंट्स को बिठाया हुआ है कि आगे चल के इस्लाम जो रिलीजन है इतना हावी हो जाएगा यूएस के भीतर कि बिल्कुल वो चरमरा जाएगा। ये जो हम मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन देख रहे हैं ना, इतना बड़ा देश है, वो कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। ये मान के चलिए। और एक बात है, कल मान के चलिए कि भारत ने जो मोस्ट वांटेड जो है, जो क्रिमिनल्स हो या इसी तरह के कोई लोगों को, जो यूएस का मोस्ट वांटेड है या यूरोप का मोस्ट वांटेड है, भारत में पनाह देगा और एक्स्ट्राडाइट नहीं करेगा। क्या कर सकता है यूएस? तुम पन्नू को भारत एक्स्ट्राडाइट नहीं करने दे रहे हो, ना कि इंटरपोल का जो है वो लुकआउट नोटिस जारी करना नहीं दे रहे हो। कल को अगर भारत यूएसए का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भारत में पनाह देगा और भारत अलाउ करेगा कि यहीं से एंटी यूएस वो प्रोपेगेंडा और सारी चीज़ें चलाए, यूएस क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है क्या? तो यूएसए और वेस्ट को भी सोचना चाहिए ये बात। इतना भी मत खींचो और इतना भी मत ढकेलो भारत को एक कोने में कि आखिरकार भारत भी मजबूर हो जाए अपना जो जो क्या बोलते हैं ना, अपना जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें फेर बदलाव लाने के लिए। अगर भारत किसी और अलाइन हो जाता है तब बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये हर देश को, यूएसए हो या वेस्ट हो, हर किसी को ये बात सोचनी चाहिए। और रही बात पन्नू की, पन्नू का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रही है। देखिए, पन्नू, ये खालिस्तानी जो है, ये खालिस्तान मूवमेंट जो चलाते हैं, उनकी दुश्मनी कांग्रेस पार्टी से नहीं होगी, क्योंकि ना वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। एक्चुअली में अगर देखें, 84 के जो सिख दंगे हुए थे, कौन जिम्मेदार था उसका? सिखों का हालत किसने खराब किया था देश में, भारत में? हमें सबको पता है। और एक चीज़ है, ऑपरेशन ब्लू स्टार में डोभाल साहब ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इन सारी चीज़ों से खालिस्तानियों का भी जो डोभाल साहब के ऊपर एक आक्रोश है। लेकिन 84 के दंगों के बाद अभी खालिस्तानी का ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर इतना प्यार उमड़ रहा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। अगर आप लोगों के पल्ले पड़ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।